सब, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे अभी तक, हमने नेशनल इनकम की यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आइए अब समय आ गया है कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ भी स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 40 मार्क्स ईच होल्ड करते हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। देखिए बहुत ही थ्योरेटिकल है सब्जेक्ट, जिन बच्चों को याद करना नहीं पसंद उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एज अ स्टोरी एक बता दूंगी, एक टाइमलाइन पूरा बता दूंगी, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये होगा, उससे आपके पूरे दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए बहुत सारी चीजें ना आपने पढ़ी हुई है पहले 9th-10th में हिस्ट्री में, तो शुरू के चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े रेपिटेटिव हैं, राइट। सबसे पहले क्या देखना है मुझे, ब्रिटिश रूल के बारे में समझना है कि पहले क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर आगे आएगा कि ब्रिटिश चले गए उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फाउंडेशन ब्रिटिश एम्पायर का लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। एक चीज मुझे और बतानी है, जो डेट्स मैं बताऊंगी यहाँ पर उतनी सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डेट्स पर फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेटा पर फोकस नहीं करना है। जो डेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कोट इन द एग्जाम, दैट्स इट, राइट। सो सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन बना ही कहां से था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वहां 1757 में। फिर 1857 में रेवोल्यूशन हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा रूल उठकर कहां पर आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था। अब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स आने के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ। देखिए ब्रिटिशर्स आने के पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था, आप सबको पता है ब्रिटिशर्स आने के पहले हमको एक सोने की चिड़िया बोला जाता था, हमारे कंट्री को, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। प्रायर बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, अपने हिसाब से उसके पास पैसा अच्छा खासा था, वो अच्छे से लोगों की नीड्स को फुलफिल कर पा रही थी। सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी थी, जहां पर फार्मर्स खुद के ओनर्स थे लैंड के, किसी के दबाव में कभी भी वो काम नहीं करते थे, अपने मालिक थे, अपने मन के मालिक थे, मन करता था तो काम करते थे, नहीं करता था तो नहीं करते थे, राइट। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, आपको पता है जो हाथ से बुनाई का काम था हमारी कंट्री में वो बड़ा फेमस हुआ करता था। एक्सपोर्ट्स एंजॉय ग्लोबल रेपुटेशन, तो हमारे यहाँ से चीज़ें बाहर भी जाती थी, एक्सपोर्ट भी होती थी, जिसके लिए बहुत रेपुटेशन थी हमारी कि भाई बाहर से लोग स्पेशल रिक्वेस्ट में हम उसको बोलते थे कि भाई भेजो, स्पाइसेस बोलते थे, कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल है, आपका प्रेशियस मेटल है, स्टोन वर्क है, राइट। तो बेसिकली हमारे यहाँ का जो हाथ से कढ़ाई बुनाई वाला काम था ना, वो लोगों को बहुत पसंद था, क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है, क्योंकि हम लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, राइट। तो हम बहुत उस चीज के लिए रेपुटेशन थी हमारी पूरे वर्ल्ड में, राइट। फिर आ गए क्या, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमको सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका मुद्दा दिमाग में बहुत क्लियर था कि भाई मुझे इंडिया को सिर्फ एक तरीके से यूज करना है, वो हमारी भलाई के लिए हमारे ऊपर कब्जा नहीं करने आए थे, राइट। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सप्लॉइट कर दिया, और बेसिकली जो एग्रीकल्चरल सेक्टर पहले होता था वो लोग अपने लिए करते थे, सस्टेनेबल फार्मिंग करते थे। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब क्या, कि भाई हम उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, जितना बचेगा बेच लेंगे, अदरवाइज हम खुद अपने खाने पीने के लिए उगा रहे हैं, जिससे मेरा घर परिवार चलता रहे, राइट। लेकिन उन्होंने आकर पूरी मेंटालिटी ही चेंज कर दी, एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू कन्वर्ट कर दिया। जिन बच्चों ने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि वो क्रॉप से कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए थे। कैश क्रॉप्स मतलब क्या, कि जो अनाज मुझे पैसा कमा कर देता है, लेकिन जो अनाज मुझे पैसा कमा कर देता है वो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी लूज कर देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म कर दिया था, क्योंकि हमारे जहां पर भी एक्सपोर्ट्स हो रहे थे बाहर, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स रेट्स के साथ चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक मुद्दा क्या था, ये बेसिक मुद्दा था कि भाई यहां से मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाना है ब्रिटेन में, तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में मैं रॉ मटेरियल का यूज करके फाइनल गुड्स बनाऊंगा, और जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स होंगे वो इंडिया में बेच दूंगा। देखिए खराबी इसमें क्या है, अब आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम अच्छा ही है ना गुड्स आकर बेच रहे हैं,
नहीं बच्चे, देखिए हमारे यहाँ मिट्टी के खिलौने चलते थे पहले, अब हम प्लास्टिक के खिलौनों में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि सबसे पहली बात, मिट्टी के खिलौने महंगे होते हैं और प्लास्टिक के खिलौने सस्ते होते हैं प्लस ड्यूरेबल होते हैं। तो लोगों को लगा कि भाई प्लास्टिक की चीज आ रही है तो मिट्टी के जो हमारे लोग बनाते थे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, उन सब की अहमियत, उन सब की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और ये प्लास्टिक वाली चीजें ज्यादा प्रमोट होने लग गई। तो ब्रिटिश के गुड्स जो थे वो ज्यादा प्रमोट होने लग गए, तो वो इंडिया में आकर बेचने लग गए। तो जो इंडिया की चीजें थी वो क्या होने लग गई, वो तो साइडलाइन हो गई और ब्रिटेन की चीजें आने लग गई। तो हमारे यहाँ के लोगों की जब चीजें प्रमोट नहीं होंगी तो भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कैसे जनरेट होंगी, राइट। तो सबसे बड़ा तो इन्होंने ये किया, तो तीनों सेक्टर में क्या कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद किया, टर्शरी सेक्टर को भी बर्बाद किया, राइट। तो अब देखते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, ब्रिटिशर्स आने के पहले, ब्रिटिशर्स आने के बाद, लेकिन जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, जो कि या तो बहुत कम ग्रोथ दिखाती है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाती इनकम में। देखिए ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते थे कि लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें या कैलकुलेट करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब फिगर्स आ जाते हैं ना सामने तो सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट को था कि भाई लोगों की आंखें खुले, लोगों को पता चले कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे पास, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई, एंड इनमें से भी सबसे मेन जो किरदार किसी ने निभाया था तो वो वी.के.आर.वी. राव थे। ये मेन थे जिन्होंने भाई लोगों को बताया, लोगों को दिखाया ट्रू पिक्चर कि भाई देखो तुम्हारे साथ कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पूरे सीन में एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो लेस देन 2% था। एग्रीगेट रियल आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन होता है, जो हम गेहूं उगाते हैं या कोई भी आउटपुट क्रिएट करते हैं, वो 2% से साल भर में 2% से कम था। भाई बहुत ही कम है, राइट। फेमीन्स मतलब खाने की कमी, लोगों को खाने की कमी हो रही थी। एपिडेमिक्स हो रहे थे। एपिडेमिक्स मतलब पैंडेमिक बड़े टाइम के लिए होता है, एपिडेमिक छोटे टाइम के लिए होता है, राइट। एपिडेमिक्स हो रहे थे। सो ये सारी चीजें थी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है ये हेडर याद कर लीजिए, और अंदर का जो मैं मेन पॉइंटर्स दे रही हूं ना, बस इसको याद कर लीजिए और इसको अपनी लैंग्वेज में बस लिख आइएगा। 40 on 40 कहीं नहीं गए आपके मार्क्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब क्या, जहां पर कैपिटा इनकम कम होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान पर हेड, इंसान कितना कमा रहा है साल भर में, उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, राइट। 1947-48 इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था पर कैपिटा इनकम, इट वाज जस्ट 230 रुपीज। आप एक दिमाग लगाइए, 230 रुपए साल का अगर आपको कमाना है तो आप समझिए कि कितना इनसफिशिएंट फूड होगा आपके पास रहने को छत नहीं होगी, राइट। तो कितनी पॉवर्टी में गुजरा होगा लोगों का काम वहां पे, राइट। आप इसको अभी से रिलेट करके देख लीजिए ना, 230 रुपए में आज आप एक मील नहीं अफोर्ड कर सकते, लोग साल भर का कमाते थे। तो सोचिए पॉवर्टी कितनी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अप्रॉक्स 72%, 70-75% किसी बुक में कुछ मिलेगा। अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में। अब बताइए 70% पॉपुलेशन एंगेज है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उतना ही परसेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, जिससे पता चलता है कि भाई एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी, भले लोग इन्वॉल्व थे लेकिन वो वहां से प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे। लोग इन्वॉल्व होना और प्रोडक्टिविटी निकालना आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने एक टर्म सुनी होगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि भाई लोग लगे हुए हैं काम में, एक खेत में 4 लोग लगे हुए, वह उसी खेत में काम 2 लोगों से भी हो सकता है। तो जो बचे हुए 2 लोग हैं ना, जो कि अननेसेसरी उस खेत में काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तभी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था। नेक्स्ट, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक मतलब क्या होता है, खोखला, मतलब दिख रहा है कि हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है लेकिन अंदर से कोई दम नहीं है उस चीज में,
डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट्स, देखिए हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को उनको तो डिस्ट्रॉय करना ही था, क्योंकि उनको हर अच्छी चीज हमारी डिस्ट्रॉय करनी थी जिससे हमको ग्लोबल रेपुटेशन मिल रहा था। अब हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म हो गई, राइट। तो हम कंज्यूमर गुड्स के लिए तो वैसे भी खत्म हो गए, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी नीड्स थी पहले वो हम फुलफिल कर पाते थे, और कैपिटल गुड्स के लिए तो हम पहले भी उन पर डिपेंडेंट थे और आज भी कुछ परसेंट हम फॉरेन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हम डिपेंडेंट है कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, जितने भी बड़े बड़े आपके प्लांट्स एंड मशीनरीज वगैरह आते हैं, पार्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया था इंपोर्ट्स के लिए। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी इवन डिपेंडेंट हो गए थे। मशीनरीज नहीं थे हमारे पास, आर्म्ड फोर्सेज नहीं थे, डिफेंस, स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, ऑयल, हम इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए थे। और देखिए जब हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, और हमारे यहाँ चीज़ें प्रोडक्शन नहीं होती, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा तो मनी का रेगुलेशन कैसे होगा, राइट। एंड साथ के साथ आप इंपोर्ट करोगे तो आपको टैरिफ्स पे करना पड़ेगा। टैरिफ मतलब क्या, जो इंपोर्ट करते टाइम टैक्स लगता है। तो ब्रिटिशर्स ने इवन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज भी बना दी थी। यहां पर आप वो वर्ड ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, कि वो जो अपना गुड्स भेजते थे ब्रिटेन से इंडिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ ब्रिटेन या हम इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ ब्रिटेन तो हमको बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। तो टैक्स लगने से चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। देखिए अर्बनाइजेशन के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। अर्बनाइजेशन मतलब सिंपल एज दैट कि अर्बन एरियाज में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो 14% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी, 86% रूरल एरियाज में रहती थी। तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, रूरल एरियाज में रह रही है। देखिए क्यों नहीं अर्बन में शिफ्ट हो रही, क्योंकि एक तो पैसा नहीं है, दूसरा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा कुछ आता ही नहीं है कि वो अर्बन में शिफ्ट हो तो उनको अपॉर्चुनिटी दिखे, तो वो रूरल में रह जा रहे हैं। लेकिन रूरल में रह रहे हैं तो एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है, और एग्रीकल्चर बढ़ता चला जा रहा है, तभी 70% ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड है, राइट। तो दोनों तरफ से मुझे पता चल रहा है कि भाई कितनी ज्यादा बैकवर्डनेस है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लास 11th में मेरे हिसाब से आप पढ़ कर आए हैं, 3 तरह की इकोनॉमी होती थी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किस दोनों का मिक्सचर होता है, मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जो गवर्नमेंट के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, कि पूरा गवर्नमेंट उसको रूल करती है। लेकिन हमारी क्या थी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को चूज किया था। क्यों चूज किया था, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए था, और हमको पूरा राज जो था वो इंडिविजुअल्स के हाथ में भी नहीं देना था, तो हमने कॉम्बिनेशन को चूज किया। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है आपको, कि वो ना वहां पर जीडीपी ग्रोथ बहुत स्पीड में नहीं हो पाती, क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर भी देखेगी, लेकिन साथ में जीडीपी ग्रोथ भी करनी है। तो कंपैरेटिवली जो ग्रोथ रेट होती है जीडीपी की वो स्लो होती है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कुछ ऐसी थी। हम 1-2 चैप्टर्स के बाद देखेंगे धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई। तो अब हमको देखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में इकोनॉमी का क्या हाल था। उसके पहले आप इसको इतना क्लियर कर लीजिए, ये नोट्स बना लीजिए, बुक से थॉरोली पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।